अमेरिका से बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान ने मिलकर, यानी कि ईरान, हूती और हिजबुल्लाह ने मिलकर अमेरिकी और उनके सेपह सलारों को मिडिल ईस्ट में इस तरह से धोया कि सारी हेकड़ी बाहर हो गई। और अब एक बड़ी रणनीति बनाने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि हूती और हिजबुल्लाह ने रही सही कसर पूरी कर दी। यहां तक कि अमेरिका के तथाकथित बहुत खासम खास दोस्त सऊदी को भी नहीं बख्शा हूती विद्रोहियों ने। और अब कहानी मिलकर आ रही है कि यूक्रेन ईरान पर हमले कर रहा है। जी हां, यूक्रेन ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाया कैस्पियन सी में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मिलने के लिए बुला लिया। आपातकालीन बैठक बुला ली। मुलाकात के पीछे की जो हकीकत सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। और ट्रंप की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर है, आप सभी जानते हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाले अब यूक्रेन के सामने मदद की गुहार लगाने की तैयारी में। खाड़ी के युद्ध में ईरान ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, ट्रंप का तेल निकाल दिया। बेशक पिछले 2 दिनों से अमेरिका की गर्मी शांत है, लेकिन ईरान फुल फायर मोड में, क्योंकि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रिपल एच वाला पावर भी उसके साथ है। अमेरिका के हर हमले का ईरान ने इतनी ताकत और सटीकता से जवाब दिया कि अमेरिका की हेकड़ी बाहर आ गई। और अब अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरह सुरक्षित इस रास्ते से निकले। ट्रंप कभी कहते हैं अभी हम बातचीत करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। फिर कहते हैं हमारे हथियारों के स्टॉक खत्म हो रहे हैं। फिर यूक्रेन के सामने कटोरा डालते ही कहते हैं थोड़ा इंटरसेप्टर सुधार दे देना, थोड़े मिसाइल्स पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए दे देना कुछ। फिर कहते हैं हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ये जो भ्रम वाली स्थिति है, ये कब बनती है? जब इंसान को बेतहाशा मार पड़ती है, तब उसके सोचने समझने की स्थिति खत्म हो जाती है। और अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तलब किया है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की को। कह रहे हो कि आपके पास जो भी इंटरसेप्टर्स बचे हुए हैं, आप तो ड्रोन से हथियार से जंग लड़ रहे हैं, आप अपने इंटरसेप्टर्स ही दे दो। इसके साथ ही बुलाया है बेंजामिन नेतन्याहू को। तो व्हाइट हाउस में कौन सी प्लानिंग रची जा रही है जिसके लिए नेतन्याहू जेलेंस्की बुलाए गए? जरा इसका भी आप एक खाका देख लीजिए। माना जा रहा है ईरान के खिलाफ फिर से हमला करने के लिए अमेरिका को बहुत भारी मात्रा में हथियार की जरूरत है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और जेलेंस्की को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान के हमले को अमेरिका रोक नहीं पाया। तो ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने हमला शुरू कर दिया और अमेरिका युद्ध में अपने सहयोगियों को भी धीरे धीरे धकेल रहा है। तो क्या ईरान पर कोई और सरप्राइज अटैक के फिराक में अमेरिका? और अगर ऐसा होता है और इस हमले की वजह से यूक्रेन के खिलाफ ईरान के समर्थन में रशिया भी आता है, पुतिन इस जंग में कूद जाते हैं, यानी कि ईरान अमेरिका की लड़ाई में, फिर क्या होगा? माना जा रहा ट्रंप की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ा गणित है। जिस तरह यूक्रेन ने परमाणु शक्ति से संपन्न रूस जैसे महाशक्तिशाली देश को इतने समय युद्ध में फंसा कर रखा, ठीक वैसे ही रणनीति ट्रंप अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन से यह फॉर्मूला सीखना चाहते हैं कि कैसे एक सीमित संसाधन वाला देश एक बड़ी ताकत को उलझाए रख सकता है। ये जेलेंस्की के अनुभव, वॉर एक्सपीरियंस से वो लेना चाहते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो यूक्रेन नहीं है, वो ईरान है। ईरान की एक सभ्यता, ईरान की एक कहानी है, ईरान की एक संस्कृति है। ईरान के लोग वॉर हार्डन लोग हैं। वो सिकंदर और गाजी के समय से जंग लड़ते आ रहे हैं। अमेरिका से हजारों साल पुराना ईरान का इतिहास है
और ट्रंप ये भी भूल रहे हैं कि युद्ध की आग में घी डालकर शांति नहीं पैदा की जा सकती, उससे आग ही भड़केगी। और अब नेतन्याहू और जेलेंस्की को बुलाकर हथियारों का जखीरा जमा करके क्या एक बार फिर से ईरान पर बड़े अटैक की तैयारी है? और क्या यूक्रेन से ईरान पर अटैक करवा के रूस को इस जंग में आने का सीधा आमंत्रण दिया गया है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कोचर सर आपसे, क्या रणनीति है? क्या वो हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए बुला रहे हैं या फिर कलेक्टिव अटैक के लिए बुला रहे हैं कि ईरान पर एक बार में बड़ा प्रहार किया जाए, जैसे कि यूक्रेन ने ईरानी शिप्स पर हमले शुरू कर दिए कैस्पियन सी में? सर जयंत, विवेक, जयंत सर, देखिए, अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं, और खासतौर पे यूक्रेन को तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज यूक्रेन के अपने पास ही हथियार नहीं है। और वो इसलिए अमेरिका आ रहे हैं इस ट्रम्प के पास कि उनको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको और उसको एम्यूनिशन चाहिए। आपने इसको देखा कि काइव के ऊपर कैसे हमले हो रहे हैं। अगर इसको पिछले एक महीने में हम देखें तो तकरीबन 5 या 6 मेजर स्ट्राइक्स हुए हैं काइव के ऊपर, और उसको नुकसान भी हुआ है। तो यूक्रेन इज वरिड। देखिए, उनको इंटरसेप्टर चाहिए, उनको एयर डिफेंस के सिस्टम चाहिए, जो उनको मिल नहीं रहे। वो बार बार एक चीज दोहरा रहे हैं। और अपने यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी जब मिलते हैं, नेटो के साथ भी जब मीटिंग होती है उनकी, कि उनको ये हथियार चाहिए, क्योंकि अमेरिका इसको ईरान के साथ लड़ रहा है, तो अमेरिका का फोकस चेंज हो चुका है। और दूसरा है कि अगर एक रशिया के साथ भी समझौता करना है, अगर इस बातचीत का एजेंडा है, तो वो जेलेंस्की चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स को समझाना कि वो अपनी जमीन किसी भी हालत में इसको रशिया को देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कोई सिक्योरिटी गारंटीज इसको रशिया उनको देता नहीं। तीसरा, जो वेस्टर्न असिस्टेंस उनको चाहिए यूक्रेन की जमीन में मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपना जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट, आप जानते हैं यूक्रेन का बहुत एक बेहतरीन डिफेंस इकोसिस्टम है जो काफी हद तक रशिया ने नष्ट किया है, उसको रिसस्टिकेट करने के लिए उनको अमेरिका की हेल्प चाहिए। तो बेसिकली ये इसको विजिट है, ये इसको यूक्रेन से मदद नहीं मांग रहे, यूक्रेन इनकी मदद मांगने के लिए जा रहा है। और ये जो इंडिकेशन जो मुझे मिल रही है, जो मैंने इसको पढ़ा भी है इसके बारे में, तो यही इंडिकेशन है कि यूक्रेन इज सीकिंग फॉर असिस्टेंस इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और वो नेटो कंट्री से भी असिस्टेंस मांग रहा है। अगर आपने देखा होगा, उसने भी नेटो कंट्रीज को भी गुहार किया, खास तौर पे जर्मनी जो आपका इक्विपमेंट जो इनको अपना दे रहा है, तो उनको जर्मन सपोर्ट भी चाहिए, उनको इसको अमेरिकन सपोर्ट भी चाहिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस विजिट को मैं देखता हूं। मतलब आप ये देख रहे हैं कि दोनों लीडर्स का अपना अलग अलग एजेंडा है, दोनों लीडर्स अपने अपने एजेंडे के साथ पहुंच रहे हैं। बड़े साहब, यूएस में क्या खबर है इस मीटिंग को लेकर? बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही कल। देखो, यूएस में तो ये चलता है कि ट्रंप ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स, खास करके जनरल केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है, और सेंटकॉम के जो हेड हैं दूसरे, उनके साथ मीटिंग किया। उन लोगों ने उनको सलाह दिया, ट्रंप को, कि जो मिलिट्री टारगेट के थे ईरान के, उसका काफ़ी बमबारी हो चुकी है, और अभी ऐसे टारगेट नहीं है कि जिस पर बमबारी करें। हाँ, अपने बॉम्ब तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको नष्ट कर दिया है तो 2 बार नष्ट करे और 3 बार नष्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, यहाँ ऐसे रिपोर्ट आता है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स थी, उसके पास जो ड्रोन थे, अभी उसका स्टॉक काफ़ी ख़त्म हो चुका है। तो ईरान को भी अभी चाहिए कि कुछ संधि कर ले।
जो नेवल ब्लॉकेड फिर वापस आ गया है, तो यहाँ ये आता है कि भाई ईरान में भी लंबी लाइन पेट्रोल की लगती है, क्योंकि ईरान की जो इंपोर्ट थी फूड की वो बंद हो गई है। अब आप यूक्रेन का देखो, एक लीकेज था, वो था कास्पियन समुद्र से। तो ईरान के नॉर्थ ऊपर कास्पियन समुद्र है, तो रशिया उसको पेट्रोल और फूड ग्रेन कास्पियन समुद्र से भेज रहा था, और ईरान अपने जो शहाद ड्रोन थे वो रशिया को दे रहा था, वो भी कास्पियन समुद्र से भेज रहा था। तो अब यूक्रेन ने ये किया कि रशिया की नेवी को उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जो ब्लैक सी में थी और कास्पियन समुद्र में थी। और अब उन्होंने बोला कि ये जो शिप था रशिया का, नहीं ईरान का, वो ईरान से वहाँ शस्त्र ले जाता था, शायद ड्रोन ले जाता था, वो तो मालूम नहीं उसमें क्या था। रशिया ने उसका प्रोटेस्ट किया है। देखो अब रशिया की स्थिति क्या हो गई है। रशिया बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। रशिया अपना ऑयल चाइना को और इंडिया को बेचता है, लेकिन यूक्रेन ने एक महीने में रशिया में उसकी रिफाइनरी पर काफ़ी तबाही बोल दी है। आपने भी भारत में पढ़ा होगा कि अब रिफाइंड पेट्रोलियम, हाँ रशिया से कच्चा तेल जरूर आता है, लेकिन रिफाइंड पेट्रोलियम अब भारत रशिया को निकास कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास जो रिफाइनरी थी वो यूक्रेन वालों ने कहीं तबाह भी करती है। तो ये कास्पियन समुद्र से जो व्यवहार था, हाँ अमेरिका ने ब्लॉकेट तो लगा दिया था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, पर्शियन गल्फ में, अरब इन समुद्र थे, लेकिन कास्पियन समुद्र और ब्लैक सी जो ईरान के ऊपर है उसमें से व्यवहार चल रहा था, दो लिमिटेड था। तो अब यूक्रेन उसके पर अटैक कर रहा है, क्योंकि देखो अपने दुश्मन के सर, ये अल्टीमेटली सर ये तो फिर भारी साहब ये तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी अगर एक दूसरे के शिप्स को निशाना बनाएंगे। अगर यूक्रेन ईरान को निशाना बना रहा है, कल को रशिया यूएस के इसी किसी कार्गो शिप को निशाना बनाने लग जाए, यूएस के अलाय के किसी कार्गो शिप को निशाना बनाने लग जाए, फिर क्या होगा? इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं देख रहा। दो बड़े शस्त्र हैं, रशिया और अमेरिका अपनी अपने लड़ाई नहीं लड़ते। उन्होंने कभी एक दूसरे के शिप को या एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं किया। अच्छा, वो अपने जो छोटे भाई होते हैं उससे लड़ाई करवाते हैं या प्रॉक्सी से करवाते हैं। अगर उसकी डायरेक्ट लड़ाई हो कि तो सीधा न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं तो देख रहा हूं ये उकसाने वाली हरकत है। एक चीज हमें समझना होगा कि अमेरिका और विशेष करके जिस तरीके से यूक्रेन अभी इस युद्ध में जो जंप किया है, जो कैस्पियन सागर की जो बात कर रहे थे बराई साहब, बेसिकली वो रूट दोनों देश के लिए एक सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, और उसमें यूक्रेन का जंप करना ये दिखाता है कि वो एक तरीके से अपने आप को अमेरिका के सामने एक एलाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन क्राइसिस पिछले 4 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है, और जिस तरीके से लंबे समय तक वो इंगेज करके रखा है यूक्रेन, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूक्रेन की। और आज अमेरिका के साथ इस युद्ध में आप देख सकते हैं कि कोई देश इजराइल के अलावा खड़ा होते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं, और अभी जिस तरीके से यूक्रेन ने जंप किया है, ये मुझे लगता है कि नॉर्थ ईरान को और साउथ ईरान को दोनों तरफ से अमेरिका का एक डिप्लोमेटिक घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें मुझे लगता है कि अभी जो नेतन्याहू के साथ जो उनकी मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं एक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेल है। क्योंकि आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला है, जब ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं उसके बाद से एक मेजर अटैक होता है ईरान के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी पिछले 48 घंटों से अमेरिका का जो अटैक रुका हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक चुनौती है ईरान के लिए। और जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि रसिया पिछले 4 सालों से यूक्रेन से जो जूझ रहा है, और ऑब्वियस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन को जिस तरीके से नाटो का जो सपोर्ट है, वो एक तरीके से ये जो क्षेत्रीय जो युद्ध था ये धीरे धीरे और बड़ा होते हुए जाएगा, और जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक मेजर वार के रूप में बदलते हुए दिख रहा है। क्योंकि इसमें रसिया भी एक तरीके से आ गया, यूक्रेन भी आ गया, अमेरिका और इजराइल पहले से थे, मिडिल ईस्ट इसमें आ चुका है, अब इसमें मेन प्लेयर चाइना बचा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम यूक्रेन ने शुरू किया है ईरान के ऊपर अटैक करके। जी
ये जंग के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ये मनोज कुमार जी ऐसा आकलन लेकर चल रहे हैं। मलिक साहब, आपको क्या लगता है? विवेक जी, देखिए, जो ईरान और अमेरिका के बीच है, मुझे लगता है जब जब ये एक छोटा सा सीज फायर होता है, ये एक टैक्टिकल सीज फायर करते हैं ट्रंप साहब, और जब जब भी वो टैक्टिकल टाइम लेते हैं तो निश्चित रूप से वो इसको बर्बाद नहीं होने देते। हम सब इस बात पर केंद्रित हो जाते हैं कि ट्रंप साहब ने क्या ट्वीट कर दिया और क्या नहीं किया। हम पहले से भी आपके साथ शेयर करते रहे कि ट्रंप साहब की ट्वीट को अलग रखिए, लेकिन जो उनकी रणनीतिकार है, जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और पेंटागन के जो थिंक टैंक है, वो सही अपने टारगेट के जो दोबारा से उसकी रिएक्शन करता है, पहचानता है, और उनको दोबारा से उनको रिफ्रेश करता है कि कहाँ पे अटैक किए जाए। मुझे लगता है कि जब जब नेतन्याहू साहब ट्रंप साहब से मिलते हैं, ये मुझे बिल्कुल मनोज साहब कह रहे हैं, मुझे इस बात में मेरा भी अपना ये समझना है कि ट्रंप साहब जब उनके साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बड़े लेवल की उनकी आपस में साझेदारी होती है, चीजों को लेकर आगे ऑपरेशन को कैसे चलाया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जाए, और किस चीज को हम अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि ये अगले फेज का ये जो पॉज है, इसको पॉज ही रहने दे, लेकिन इस पॉज के अंदर जो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब अपने आप को तैयार करेंगे, तो मुझे एक लगता है कि यस, ये एक नेक्स्ट ऑपरेशन का नेक्स्ट फेज की तैयारी हो सकती है। दूसरी बात आ जाए यूक्रेन की। देखिए, यूक्रेन अपने आप ने अपने पिछले एक महीने की अगर हम घटना पर भी याद डालें, तो यूक्रेन अमेरिका से हथियारों की डिमांड कर रहा है, लगातार मांग रहा है। यानी यहां तक भी उन्हें अमेरिका के साथ देने की कोशिश की कि हम अपने आप के यहाँ पे हम प्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन वो दूर की बात है, उसको इमीडिएटली हथियार चाहिए हैं। इसके अंदर वो टॉमहाक मांग रहा है, पेट्रियट मांग रहा है बार बार। तो ये एक ईरान के वेसल्स पे जो उसने हमला किया है, ये अमेरिका के प्रति नजदीक जाने की एक उसकी रणनीतिक चाल हो सकती है कि वो उसके नजदीक आए। और अमेरिका बताते हैं कि ट्रंप साहब इससे बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन ने ईरान के वेसल पर हमला किया। देखिए, रशिया को एंगेज करे रहना, ये अमेरिका की एक तरह से कई सालों से चली हुई एक वो चाल है, जिसके तहत वो उसको मिलिट्री एंगेज करके यूक्रेन की थ्रू एक तरह से यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह वो यूज कर रहा है, अमेरिका यूज कर रहा है। हाँ। तो अमेरिका की ये बाइडेन प्रशासन के आपसे क्लियर है कि रशिया को आप खोखला करते जाइए, और चीन इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। एक शार्प कंट्री है, वो अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं होने देगा किसी भी ऑपरेशन में उलझकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो दो फ्रंट पर ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इन दोनों जी। के महत्व ऐसे है जैसे कि आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जी नहीं तो विवेक जी। इससे 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 आप प्रॉक्सी के तौर पर तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन, जैसे कि कोचर सर कह रहे हैं, कब तक आप उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? अल्टीमेटली यूक्रेन भी अंदर से खोखला हो रहा है, राइट? तो आप जब तक उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो एक तरह से पावरलेस हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? आप आज यूक्रेन की तरफ इसलिए भी देख रहे हैं जिससे कि आपको हथियार चाहिए, इंटरसेप्टर चाहिए, जो आपने उनको दिए हुए हैं पहले, क्योंकि आपके उधर वाले स्टॉक खाली हो गए। तो यूक्रेन सिर्फ मोहरा है, या फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या इस जंग में अब यूक्रेन का इस्तेमाल होगा? कोचर सर। इसको विवेक, ये देखिए वन ऑफ इंसिडेंट है, इसमें यूक्रेन इस लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर मैं इसको यूक्रेन हूं और अगर मैं इसको देखता हूं कि एक शिप आ रहा है, इसको रशिया को इसको मिलिट्री सामान देने के लिए कैस्पियन सी के थ्रू, तो मैं उसको एक थ्रेट मानता हूं और मैं उस थ्रेट को दूर करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल आई गिव यू, पोलैंड और इसको रोमानिया से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो आपका नेटो का है और अमेरिका का है, वो ट्रेन के थ्रू और रोड के थ्रू इसको यूक्रेन में आता था। और इसको रशिया ने इनको टारगेट किया, बिकॉज आपने इसको देखा होगा कि पोलैंड पे भी कुछ ड्रोन साइट हुए थे, और आपने ये भी देखा होगा कि फिलहाल इसको रोमानिया में एक ड्रोन साइट हुआ था जिसको F-16 फाइटर प्लेन ने डाउन किया था। तो ये एक वॉर के टाइम पे आप इसको किसी भी देश को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ईरान हो चाहे कोई हो, अगर वो आपके दुश्मन की ताकत को उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं। मैं यहाँ नहीं देख रहा हूं कि ये जो ईरान इसको घुस रहा है यूक्रेन के युद्ध में, या मतलब आप ये कह रहे हैं कि सप्लाई लाइन पर हमला है। ईरानी ड्रोन्स रशिया ना पहुंचे, इसलिए कैस्पियन सागर में जो है वो
उसको निशाना बना रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं मिलिट्री कमांडर हूं तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, और कहीं से भी अगर इसको मदद आएगी मैं उसके ऊपर वार करूंगा। और दूसरा, जब हम इसको बात करते हैं, अभी इसको बात हो रही थी नेतन्याहू विजिट की, आई गॉट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो ये इसको लड़ाई है, अभी अभी एक पीस की तरफ बढ़ रही है, लड़ाई की तरफ नहीं बढ़ रही। और 3-4 दिन से हमला भी नहीं हुआ है, और कतार ने एक प्रपोजल भेजा है यूनाइटेड स्टेट्स को और ईरान को, और ये कल शाम की न्यूज़ है, और जी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने उस प्रपोजल का जवाब दे दिया। तो अब ये देखना है, अभी इसको हो सकता है इसके ऊपर एक पब्लिक स्टेटमेंट आए कि एक, इसको बोला जा रहा है, जो इसको सुनने में आया, सोर्सेज उसको बताती है वहां से, कि एक उसमें जिक्र है कि एमओयू को फिर से रिस्टार्ट किया जाए, और जो उसका क्लॉज 5 है एमओयू का, वो उसको रिवर्क किया जाए। और उस इसलिए रिवर्क किया जाए बिकॉज ओमान और इसको ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे मैनेज करने का, और वो चाहते हैं कि इस एमओयू में ये एग्रीमेंट का मेंशन हो, और उसको एक ओपन एंडेड ना रखा जाए जैसे कि पुराने एमओयू में इसको रखा गया था। दूसरा, एक और चुनौती आ चुकी है, वो है हाउथीज की, और वो एक हाउथीज का भी प्रपोजल सुनने में आया कि इस एमओयू में डालने की कोशिश की जा रही है, कि जो ये आपका रेड सी का एरिया है, बाब अल मंदब का एरिया है, इस एरिया को इसको एक्टिवेट ना किया जाए, इसकी एक गारंटी ईरान से ली जाएगी। तो ये इसको मुझे लगता है लड़ाई की तरफ नहीं बढ़ रहा है, और ये इसको नेतन्याहू इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे, इसको डोनाल्ड ट्रंप उनको इसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप में इस लड़ाई के लिए, और खासतौर पे लेबनान की लड़ाई के लिए। तो एक कंसेंसस होने वाला है, जो मुझे लगता है, एक तो लेबनान की लड़ाई को शायद रोका नहीं जाएगा, नेतन्याहू इस पे बार्गेन अपना करेंगे, और दूसरा इसको नेतन्याहू से इसको बातचीत ये भी होगी कि इस लड़ाई को कैसे जल्दी से जल्दी इसको खत्म किया जाए, बिकॉज मोसाड की जो इंटेलिजेंस है, मोसाड ने अभी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है, इसको ट्रंप को भी वो उसको रिपोर्ट मिली है कि उसमें खास तौर पे इसको यूरेनियम के लोकेशन की जानकारी दी गई है। तो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है कि इस समझौते से पहले एक बड़ा अटैक हम देख सकते हैं अमेरिका का, वो इस यूरेनियम के एनरिचमेंट के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ट्रंप हैज टू साइन ऑफ ऑन अ विक्ट्री नोट, और वो जानते हैं कि अगर ये दोबारा से इसको एमओयू में घुसेंगे और दोबारा से अगर एक समझौते की तरफ जाएंगे, तो जो उनका मॉरल ग्राउंड वो एक्चुअली हाई होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसीलिए इसको मैं विजुलाइज करता हूं कि एक मेजर अटैक ट्रंप की तरफ से आएगा, और वो इसको नेतन्याहू से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये अटैक किया जाए। अभी जो इनको लोकेशन मिल गई माउंटेन में है, अभी उसका नाम मैं भूल रहा हूं, और कहा है कि ऐसा हमला होगा जो आज तक नहीं देखा गया होगा। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो उसके पावर प्लांट्स, पुल, बुनियादी ढांचों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो ईरान आज तक इस तरह के हमले से गुजरा नहीं होगा। अमेरिका पिछले कई दिनों से लगातार ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमला कर रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ईरान का क्रोध और भड़क उठा है। इसके बाद बड़ा ट्रेलर दक्षिण ईरान के केश्म द्वीप के पास देखने को मिला है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं केश्म द्वीप की। केश्म द्वीप के पास एक विमान क्रैश हुआ है और उसके मलबे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आग और धुआं भी देखा जा सकता है। ईरान कह रहा है यह अमेरिकी फाइटर जेट है, F-15, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि विमान किसका है। यानी ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा और ट्रंप की धमकी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। ट्रंप ने नई धमकी क्या दी है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ईरान पर सबसे बड़ा हमले के लिए तैयार है।
तैयारी पूरी है, बस फैसला लेना बाकी है। आज रात फैसला हो जाएगा। ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है, तो ईरान ने लगे हाथ इस धमकी का भी हिसाब कर दिया। ईरान ने फाइनल वार्निंग दे दी और कहा अमेरिका ने हमले जारी रखे तो भारी कीमत चुकानी होगी। युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता बातचीत का है। नए हमले नहीं होने चाहिए। युद्ध हमारी ही शर्तों पर खत्म होगा। ना तो अमेरिका और ना ही ईरान अपनी जिद से पीछे हट रहे हैं। युद्ध विनाशकारी होता जा रहा है। ट्रंप ने सबसे बड़ी धमकी दे दी है। तो क्या अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? नहीं। तो परमाणु बम नहीं इस्तेमाल करेगा तो फिर क्या इस्तेमाल करेगा जिसका इंपैक्ट अमेरिका की उम्मीद के मुताबिक हो? इसके लिए अमेरिका के पास तबाही वाले सामान क्या हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं? क्या वो मिसाइल है? क्या वो बम है? अमेरिका का एक महाबम है जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। मुआब के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक गैर परमाणु हथियार है। इसका कुल वजन लगभग 9,800 किलोग्राम है। विस्फोटक क्षमता 11 टन टीएनटी के बराबर है। तबाही का दायरा, ब्लास्ट का रेडियस 150 से 300 मीटर तक सब खत्म कर देता है। एक और बॉम्ब के बारे में आप जान लीजिए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर GBU-57 MOP। यह एक बंकर बस्टर बम है। अमेरिका के शस्त्रागार में मौजूद एक और गैर परमाणु बम। इस बम का वजन 14,000 किलोग्राम है। इसे बंकर बस्टर कहा जाता है। तबाही की ताकत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 200 फीट गहरे कंक्रीट के बंकर्स को फाड़ सकता है और तबाह कर सकता है। तो देखना यह है कि क्या डिप्लोमेसी के बंद होते दरवाजों के बीच GBU-57 का इस्तेमाल होता है, या फिर मुआब का इस्तेमाल होता है, या फिर शांति का कोई रास्ता निकाला जाता है बातचीत की टेबल पर। लेकिन ट्रंप की जिद और IRGC का प्रतिशोध पूरे मिडिल ईस्ट को स्वाहा करने के लिए तैयार है। क्या करने जा रहा है अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शारदेंदु जी, आपसे सवाल। अमेरिका अब तक सबसे बड़ा हमला को अंजाम देने जा रहा, बस फैसला लेना बाकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके मायने क्या है? देखिए, मायने तो सिर्फ सीधा है कि उसका ईरान का डिस्ट्रक्शन, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, ईरान के पोर्ट सिटीज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना, और अब तो कैस्पियन सी के से जो लगे हुए स्टेट हैं और जो उनके पोर्ट हैं वहां पे भी हमले जारी हैं। तो पूरी तबाही मचाने के फिराक में डोनाल्ड ट्रंप है। कहीं ना कहीं वो इसमें डिले करते जा रहे हैं। डिले इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनको उम्मीद है कि ईरान उनके सामने गिव अप कर दे, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। लिहाजा अब नौबत ये आ गई कि GBU-57 जैसे बम, जिसका वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, अब वो इस्तेमाल करने जा रहा है। कई लोग आशंका लगाते हैं कि हो सकता है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की इसलिए संभावना कम है क्योंकि तमाम छोटे बड़े देश उससे अफेक्टेड होंगे। ईरान के किस इलाके में इसका इस्तेमाल होता है ये देखना होगा, और साथ में वर्ल्ड ओपिनियन पूरी तरीके से अमेरिका के बरखिलाफ होगी। एज इट इज अमेरिका आज की डेट में ईरान वॉर को लेके सिर्फ उसका एक एलाई है इजराइल, बाकी ज्यादातर जगह उसकी मुखालफत हुई है। तो लिहाजा इस तरीके के वो ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेगा, लेकिन आज की डेट में वो जो एडवांटेज गेन कर रहा है वो डिस्ट्रक्शन, तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक, तमाम तरीके के मिसाइल, ये हमले जारी रहेंगे। और मेरा मानना है कि जहां तक उसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके और वहां के जो तमाम छोटे बड़े बंदरगाह हैं, तमाम जो आइलैंड्स हैं, उनको तबाह करेगा और उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि अगर उसने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया है, ओमान उसके साथ है, कुवैत उसके साथ है, सऊदी अरब का है, और अगर उसने ईरान को वहां मार्जिनलाइज कर दिया पोर्ट सिटी पे, तो उसका वर्चस्व बन जाएगा और वो फिर
पूरे इलाके में अपनी मनमानी करेगा, ऐसा अमेरिका का प्लान दिखता है। वजह देखिए, डिस्ट्रक्शन तो वो कॉज कर ही दे रहा है, लेकिन जहां मामला फंस रहा है वो है ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, कैसे आप उस इलाके को सिक्योर करेंगे। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से वो डिस्ट्रक्शन करेगा। जब पूरी तरीके से तबाही मचेगी तब वो ग्राउंड ऑपरेशन या एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करके उस इलाके को सिक्योर करेगा। जब तक ये स्थिति नहीं हो जाती, इसी तरीके की स्ट्राइक चलेगी। और ईरान दूसरी तरफ बातचीत के लिए उत्सुक है। वो कई बार ऐसे हिंट दे चुका है कि वो अमेरिका से बात करके और अपने डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहता है। ईरान की सबसे बड़ी गलती इस बार ये हो गई कि 14 पॉइंट के मसौदे पे जो साइन हुआ था वो टोटल इनके फेवर में था। अगर उसमें से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे थे तो उसको उन्हें टॉलरेट करना चाहिए था। आईआरजीसी को जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले किए कॉमर्शियल वेसल पे, वो ना करके उनको कॉन्फिस्केट करना था, उनको उसको आइसोलेट करके उसको पकड़ लेना था। लेकिन ये सारी चीजें देखिए उनके कंट्रोल से बाहर चली गई और ये सिचुएशन हो गई। और अमेरिका इसी की ताक में था। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि एक के बदले हम 100 मारेंगे, टोटल डिस्ट्रक्शन करेंगे, तमाम तरीके की धमकी। अब आज की डेट में अगर आप वस्तु स्थिति का एनालिसिस करेंगे तो ईरान कहीं ना कहीं बैकफुट पे पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि उसके फेवर में चाइना का नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा है, रशिया के तमाम तरीके के असिस्टेंस उसको अवेलेबल है, और साथ में अब ईरान जो हमले कर रहा है वो देखिए कुर्द के इलाके में कर रहा है। वो इराक के इब्रिल में उसने हमला किया है, उसने कुवैत के मिलिट्री बेसिस पे किया है, फिफ्थ फ्लीट जो बहरीन में उसको तो उसने तबाह कर ही दिया है। तो इस तरीके से एलाइंस पे हमला कर रहा है। और अब आज की डेट में यूएई पे हमले नहीं हो रहे हैं। यूएई पे इसलिए हमले कम कर दिए कि यूएई के जो किंग है उन्होंने कहीं ना कहीं डील कर रखी ईरान से, और कुछ पैसे वैसे और उनके रिकंस्ट्रक्शन में मदद का कुछ एश्योरेंस दिया, कुछ इस तरीके की बातें हैं। और सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट जो आने जा रहा है आज की डेट में विवेक जी, वो ये है जब आपकी ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन पे सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा ईरान, तब उसको नहीं समझ आएगा। उसकी शुरुआत हो रखी है। रेड सी में हुतीज ने सऊदी अरेबिया के 2 कमर्शियल वेसल्स को पे फायरिंग और उसको उसका रास्ता मुड़वा दिया वहां से। और आज की डेट में ऑयल प्राइसेस का दाम देख लीजिए, $100 पर बैरल पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं, लड़ाई करते हैं, प्राइस का दाम ऊपर बढ़वाते हैं, फिर शांति की बात करेंगे, प्राइस डाउन होगा, तो वो एक तरफ अपना एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट का रोल प्ले करते हैं, तीसरी तरफ वो डिस्ट्रक्शन प्ले करते हैं जिससे कि वो नेतन्याहू के साथ मिलकर इस इलाके में अपना वर्चस्व बना के रखें। तो ओवरऑल गेम आज की डेट में ईरान के फेवर में नहीं होता होगा। क्या ईरान जानबूझकर डिस्ट्रक्शन को न्योता दे रहा है? जैदी साहब, माइक चेक कीजिएगा शायद। हेलो, हाँ रही आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। जी सर। देखिए विवेक भाई, ईरान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ईरान को समझना होगा कि ईरान किस तरह का देश है। ईरान जो देश की संप्रभुता और उसका जो सम्मान होता है वो बखूबी समझता है, और इसका जो एक इतिहास है ईरान का वो अलग तरीके का है। जो लोग ईरान को अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं, इराक से कंपेयर करते हैं, वेनेजुएला या दूसरे वो देश जिन पे अमेरिका ने हमला किया और 1-2 दिन या 7 दिन या 1 महीने के अंदर उसके डिक्टेटर को खत्म किया और वहां पे कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। ईरान अलग तरीके का देश है, और मैं समझता हूँ ये 4 महीने की लगातार जो जंग है, ये अगर वॉर एनालिस्ट हैं, अगर वो इसको देख रहे होंगे, इसके नेचर को, इस वॉर के नेचर को देख के वो ईरान की बहुत सारी चीजें जो दूसरे देशों से अलग है उनको समझ जाना चाहिए। ईरान का जो वॉर है अमेरिका के साथ, वो सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तो अब हुआ है। ये ईरान है जिसने अमेरिका को रोक दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरी लड़ाई को लेके आया है। इससे पहले बहुत सारे इशू थे जिनको लेके और जिन गोल्स को लेके अमेरिका ईरान के अंदर कूदा, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी उसका जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, ये सब जानते हैं। बहरहाल ईरान के अंदर जो क्षमता है वॉर को झेल जाने की, वो मैं समझता हूँ अमेरिका से कहीं ज्यादा है। वो इसलिए कि अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं और दुनिया के दूसरे देश जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो $100 या $100-150 प्रति बैरल के तेल को झेलें। ये ईरान है कि जो पिछले 47 साल से दुनिया भर के सेक्शन जिसको अमेरिका ने इलीगल तरीके से लीगल तरीके से उसके ऊपर थोपा और उसने उसको झेल गया। मैं समझता हूँ ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो आज भी ज्यादा है। हाँ। वो आज भी
उन्हीं बेसिस को मार रहा है। मतलब ईरान अमेरिका- अमेरिका के सो कॉल्ड सबसे बड़े हमले के लिए तैयार है। देखिए ये गिदड़ भभकी मैं कहूंगा, ट्रंप ने एक तो 7 मर्तबा इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है 4 महीने में, और उसने मसलन 300 से ज्यादा बार, जो मैं आज काउंट कर रहा था आपके शो में आने से पहले, 300 से ज्यादा बार ये बोला है कि ईरान को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान की नेवी को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान की IRGC को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान के जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। ये 300 से ज्यादा बार उन्होंने बोला है। जी। लिहाजा आप तो क्या ट्रंप की दर बयान दे रहे हैं? दे ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं जरा आलोक जी से भी जान लूं, अरविंद जी से भी जान लूं, क्या ट्रंप इस बार भी कीदड़ भपकी दे रहे हैं? आलोक जी। मेरे से पूछ रहे हैं विवेक जी? बिल्कुल सर, आपसे सवाल है। नमस्कार विवेक जी। देखिए, ट्रंप गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में दोनों आ गए हैं अभी, मुझे जैसा लग रहा है। और ये जो धमकी दी गई है वो सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स पर हूती के अटैक के बाद किया गया है। हाँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इस पचड़े में अगर ये स्पाइरल आउट होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो इसमें पाकिस्तान भी लपेटे में आएगा, बिकॉज ऑफ जो सऊदी के साथ उसने जो डील कर रखा है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से अभी आक्रमण करना शुरू किया है, विवेक जी आप देखिए, B-52 जो उनके बॉम्बर्स हैं, और B-1B और B-2, ये 3 उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जिसमें B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ साथ फाइटर बॉम्बर भी है, ये बहुत ही ज्यादा वेट के बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता इनके अंदर है। और जो आपने बताया ना GB-57, वो GB-57 30,000 पाउंड का बॉम्ब होता है, वो बंकर बस्टर बॉम्ब है। वो करीब मैक्स, लेकिन मुश्किल ये है कि सिर्फ 60 मीटर नीचे जाके फटता है, और जो ये अंडरग्राउंड टनल्स है वो 800 मीटर से 500 मीटर नीचे हैं। तो ये जरा ध्यान देना पड़ेगा। 500 फीट से लेके 500 मीटर तक अंदर है। तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब पिछले बार भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए थे, और इसीलिए आप देखिएगा पिकेक्स माउंटेन में भी जो उनका जो सेंटर है जिस पर आक्रमण करने की बात अमेरिका कर रहा है, जहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है, ऐसी आशंका CIA ने जताई है, वो भी 260 फीट और उससे नीचे है। तो GBU-57 जो सबसे बड़ा विश्व का बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो सिर्फ 200 फीट तक नीचे जाके फटता है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन यही है कि वो एक साथ एक ही प्रिसीजन पॉइंट पे दर्जनों GBU-57 गिराए, तब हो सकता है कि वो उस अंदर तक वहां पहुंच पाएगा। लेकिन जो चीजें आपको 500 फीट से लेकर के 500 मीटर तक अंदर हैं, वो नहीं अफेक्टेड हो रही हैं। और इसीलिए अभी जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि ईरान जो है वो मरते दम तक लड़ रहा है, ईरान क्यों लड़ पा रहा है? सिर्फ इसलिए लड़ पा रहा है कि उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन्स तबाह नहीं हो रहे हैं। वो अपने अंडरग्राउंड जो सिटीज उसने बना रखे हैं, जिसमें ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है, उसमें वो एक जगह से जैसे मेट्रो चलती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वैसे ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है। तो वो उसके जो सारे जखीरे हैं वो बचे हैं, और वो आक्रमण करता जा रहा है। तो अमेरिका जब तक इसका काट नहीं निकाल लेता है कि कैसे इस अंडरग्राउंड सिटी को ध्वस्त करे, किस बॉम्ब का इस्तेमाल करे, या तो ग्राउंड बगैर बूट्स एंड ग्राउंड के पॉसिबल नहीं है। वो बगैर बूट्स एंड ग्राउंड के पॉसिबल नहीं है भाई। इजराइल हमास के टनल्स को नहीं खत्म कर पाया जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया, जब तक उसमें उन्होंने सीमेंट के घोल नहीं डाले, सीमेंट के घोल डालकर सब सारे टनल्स को जमा दिया, या मैक्सिमम को उन्होंने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। वो भी तब हुआ जब वो अंदर घुसे। हो ये रहा हवाई जहाज से और फाइटर जेट से तो वो भी नहीं कर पाए। यस। जी हाँ विवेक जी, देखिए अभी हो क्या रहा है, बौखला करके अमेरिका ना जितने संयंत्र है, मिलिट्री संयंत्र है, जो नए अभी उसने कमांड कंट्रोल सेंटर जहां लगाया, जो कम्युनिकेशन सेंटर लगाया, आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके जो लीडरशिप है उसको भी ध्वस्त किया इन्होंने। IRGC के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया, जो टेम्पररी एक नया हेडक्वार्टर गुप्त रूप से बना रखा था उसको उड़ा दिया। लेकिन उसके जो जखीरे हैं वो अभी भी अनटच्ड है, और जब तक अमेरिका इसका काट नहीं निकालेगा, ईरान प्रतिघात करता रहेगा। जी अरविंद जी, क्या ईरान जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा है या फिर अमेरिका कीदड़ भपकी दे रहा है? देखिए, अगर हम ईरान की कहें कि उसने क्या मुसीबत मोल ली है,
तो दरअसल वॉरशिप सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने उस पूरे रीजन में भेजे हैं। ईरान ने बिल्कुल उनको दावत नहीं दी थी। दूसरी बात ये कि क्या यूनाइटेड स्टेट के लिए मुसीबत है, तो बहुत सारे खुद यूनाइटेड स्टेट के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ ये मुसीबत है। इसका कारण ये है विवेक साहब कि आपको लगता है कि अमेरिका एक फुल फ्लैश वॉर की कंडीशन में है या कि वो करना चाहता है? एब्सोल्युटली वो नहीं करेगा, क्योंकि उससे अचीव क्या होगा? जो ईरान की मिसाइलें हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट तक जा नहीं सकती है। परमाणु कार्यक्रम क्योंकि पैसा है नहीं, बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो वो वैसे ही इतना पीछे चला गया है और अंदर जाने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद में जब बॉडी बैग्स वहां से जब रवाना होना शुरू होंगे, एक या दो के सोल्जर्स पे मरने पे जब इतना हंगामा हो जाता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस चीज का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने लड़ाई क्यों शुरू की थी और उन्होंने अचीव क्या किया है। डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद रिपब्लिकन्स उनसे पूछ रहे हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा जो है जो खर्च हो गया है, हम या तो मिडल ईस्ट कंट्रीज से ही कर लेंगे या फिर वहां पे और मुझ पे टोल लगा के करेंगे। तो बिल्कुल ही एकदम अमेरिका के पास अभी यहाँ फंस चुका है और निकलने का उसके पास कुछ है नहीं। तो फुल फ्लैश वॉर होगा, इसकी कोई कंडीशन या उसका कोई फायदा, और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो पहले से फंस चुके हैं अपनी गर्दन और फंसाना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगता है इस पूरे प्रकरण में। और ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर सोल्जर्स आएंगे तो हम उन पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे, मतलब वो अपनी ही जमीन पे जो सोल्जर्स होंगे उनको बॉम्ब से वो खत्म कर देंगे। और यूनाइटेड स्टेट ऐसी कंडीशन में क्या कर पाएगा? वो ये भी कह रहे हैं कि वो कुवैत में घुस के चले जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, जितना आसान जैसे कि खासकर वेस्टर्न मीडिया दिखाता है उतना आसान है नहीं। अगर आप लोकल मीडिया या वहाँ के लीडरान के बयानात देखें तो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो मरने के लिए भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके की शहादत देने के लिए तैयार हैं। ये तब जबकि 4-5 हजार लोग मारे जा चुके हैं, नहीं तो उसके फिर बाद तो भी वो ऐसे झुकने के लिए तैयार नहीं। में ब्रिगेडियर शारदिंदु, ये तो फिर पूरा मामला डेडलॉक में फंस चुका है। ये बिल्कुल आपने सही बोला, ये डेडलॉक है। लेकिन आज की डेट में आपको डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्टिक्स है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उसके एनालिसिस करनी होगी। क्योंकि हम सारे लोग जो हो रहा है वो तो विटनेस कर ही रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है इसको अगर हम एनालाइज करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका के स्टेटमेंट को हल्के में ईरान को नहीं लेना चाहिए। नंबर एक, जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, डेली स्ट्राइक हो रही है, 13वां दिन का स्ट्राइक जारी है, और जब तबाही मच रही है तो अमेरिका इसको इस स्टेट में कैसे छोड़ देगा? जब 14 पॉइंट के मसौदे को साइन किया था तो पूरे विश्व ने बोला कि अमेरिका युद्ध हार गया। अब वो तो एक बहाने की खोज में था और बहाना मिला, अब उसने स्ट्राइक करना शुरू किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, एक वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन दूसरा सेंट कॉम की अगर आप टैक्टिक्स देखें तो वो एक बिल्कुल एक प्री प्लान तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ब्लॉकेट लगाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल, आगे इसको फ्री करना चाह रहे थे, नहीं हुए तो पोर्ट सिटी, अब उन्होंने कैस्पियन सिटी में भी हमले करने शुरू किए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बार बार एक मौका ईरान को दिया जा रहा है कि वो अपनी आदतों से बाज आए और शांति के लिए बढ़े और या गिव अप करे। अगर पेजेस्कियां को इतना लगता है कि देश को तबाही से बचाना है तो ओपनली एक इनविटेशन दे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई युद्ध हारा नहीं है, जीता नहीं है। अमेरिका भी चाह रहा है, लेकिन जब तक आपका आईआरजीसी ये बोलता रहेगा कि हम आपके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को सबक सिखा देंगे, अमेरिका के सोल्जर आपने जॉर्डन में मारे, कुवैत में मारे, और यही इसी तरीके के ऑपरेशन चलते रहेंगे तो युद्ध थमेगा नहीं। तो आपको डिप्लोमेसी एक लेवल पे पहुंच के वो स्टॉल हो गई, वो भी आईआरजीसी की हठधर्मिता की वजह से। तो इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस बार पहल ईरान को लेना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका ने तय कर लिया है कि ईरान पे इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन तो बहुत दूर की चीज है, वो स्ट्राइक करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपके कमांड सेंटर हैं, जो भी आपके एयर डिफेंस साइट हैं, एयरपोर्ट हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। और एज इट इज आपकी इकोनॉमी को वो पहले ही ध्वस्त कर चुका है, तो वो इससे पीछे हटेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि वो सेंटकॉम की जो मिलिट्री प्लान है उसको आगे चलाते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी को एक क्वेश्चन और है सर मौका आपका। मैं देते हैं। जैदी साहब से सवाल पूछ लेता हूं कि ईरान को अगर तो अपना देश बचाना है तो उनको डिप्लोमेसी के रास्ते पर आना होगा। जैदी जी, डिप्लोमेसी के रास्ते पे है। ईरान शुरू से डिप्लोमेसी के रास्ते पे है विवेक, लेकिन डिप्लोमेसी की मेज को किसने तोड़ा है? बार बार अमेरिका ने बम्बार्मेंट किया इसके ऊपर, चाहे वो ओमान की मेज पर बैठा हुआ ईरान हो या
अब ये पाकिस्तान के जरिए जो शुरू खुद ईरान अमेरिका ने कराया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।